हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेशन फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में मैंने आपको एकदम फंडामेंटल लेवल पे बताया कि सिस्टम में एग्जैक्टली क्या क्या कंटेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने ये तीन टेबल भी आपको बताए थे जो कि असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तीन टाइप की वहां पे स्टेटमेंट्स थी। पहली स्टेटमेंट थी इंपेरेटिव स्टेटमेंट, देन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज असेंबलर डायरेक्टिव्स। सो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स पे बेस ही आपको प्रैक्टिकल्स है, जैसे असेंबलर, सिमुलेटर, ये जो भी प्रैक्टिकल्स आपको आने वाले हैं ये टोटली इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस रहेगा। सो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से मैं आज न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। 100% एक न्यूमेरिकल आपके थ्योरी एग्जाम में इसका आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल फॉर असेंबलर। पहला टेबल जो आप देख पा रहे हो ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी असेंबली स्टेटमेंट में ये निमोनिक ऑपकोड्स आ जाते हैं, आई रिपीट निमोनिक ऑपकोड, मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निमोनिक ऑपकोड का क्या मतलब होता है? जैसे सी प्रोग्रामिंग, जावा में कीवर्ड्स होते हैं, वैसे असेंबली लैंग्वेज में कीवर्ड्स ना बोलते हुए हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। सो दीज आर दी निमोनिक ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड, जो किसी ना किसी ऑपरेंड पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उनके न्यूमेरिक ऑपकोड दिया हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बाय हार्ट आपको कर लेना है। लर्न बिल्कुल इसको कर लेना है कि अगर मान लो स्टॉप आता है तो उसका नंबर है 00, प्रिंट आता है तो उसका नंबर है 10। बिकॉज जब हम लोग एग्जैक्ट असेंबली प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे उस समय ये न्यूमेरिक ऑपकोड हमको लगने वाले हैं। साथ ही साथ असेंबली प्रोग्राम को जब हम इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमको ये न्यूमेरिक ऑपकोड लगने वाले हैं। और अभी के लिए आप फिलहाल पर्पस नहीं आपने पढ़ा तो भी चलने वाला है। कौन सा निमोनिक क्या करता है वो फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज के लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे, जैसे फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम होता है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम होता है, टू नंबर्स में से लार्ज कौन सा नंबर है उसके लिए प्रोग्राम होता है, तो उन सब के लिए आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। बट आज जो न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं उनके लिए फिलहाल आपको इन ऑपकोड्स के पर्पस जानने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो जहां पे डीसीडीएस आ जाएगा वो स्टेटमेंट बन जाएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देन असेंबलर डायरेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, इक्यू, ऑरजी 5 असेंबलर डायरेक्टिव है। जिस किसी स्टेटमेंट में ये 5 आ जाएंगे हम कहेंगे असेंबली लैंग्वेज का वो स्टेटमेंट बन गया कौन सा? असेंबलर डायरेक्टिव्स का स्टेटमेंट। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में देखिए असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं, वैसे यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट रहेंगे। वन इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डीसीडीएस का क्या मतलब होता है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है ए डी सी और यहाँ पे आता है 35, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये रहेगा ए के नाम से आपको वन वर्ड का मेमोरी अलोकेट करना है, राइट हियर वन वर्ड का मेमोरी अलोकेट करना है और उसमें 35 एज अ वैल्यू असाइन हो जाएगी। मतलब इट इज लाइक दिस, ए इज इक्वल टू 35। इसका मतलब 35 ए में क्या हो गया? असाइन हो गया। अब यहाँ पे डीसी का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। डीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है डिक्लेयर कांस्टेंट। सो फंडामेंटल लेवल पे बस आप इतना याद रखो कि डीसी के सामने जो भी वैल्यू आ जाए 100, 200, 500, वॉट एवर इट में बी, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ओनली। और जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल में वो वैल्यू क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। और हमेशा वो वेरिएबल वन वर्ड ऑफ मेमोरी ही अलोकेट करेगा। नाउ वर्ड का मतलब क्या होता है? सी वॉट एवर द आर्किटेक्चर इज गिवन इन योर सिलेबस इज हाइपोथेटिकल मशीन। ये एक लॉजिकल मशीन है, ये एट एक्चुअल मशीन नहीं है। बिकॉज एक्चुअल पेंटियम, एएमडी, मोटरोला, इनके प्रोसेसर के आर्किटेक्चर अगर आपको पढ़ाया जाए दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लेक्स। सो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको एक हाइपोथेटिकल मशीन पहले पढ़ाया जाता है। अगर आप हाइपोथेटिकल मशीन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो सो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर पेंटियम, मोटरोला टाइप के आर्किटेक्चर भी पढ़ सकते हो। ये कंसिडरेशन यूनिवर्सिटी यहाँ पे करती है। सो एट एक्चुअल अगर हम पेंटियम, मोटरोला के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर अगर पढ़ते होंगे या माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पढ़ते होंगे तो वहां पे हम बोलेंगे 1 बाइट ऑफ मेमोरी, 2 बाइट ऑफ मेमोरी,
लेकिन यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल मशीन है, यहाँ पे बाइट ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 वर्ड ऑफ मेमोरी। अब ये जो वर्ड है वो दैट में भी इक्वल टू 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, वो डिपेंड करता है कौन सा आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाइट ये टर्मिनोलॉजी ना यूज करते हुए 1 वर्ड या वर्ड ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ डीएस की तरफ। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे ए डी एस 35, सो इसका मतलब ये हुआ ए के नाम से आपको 35 वर्ड का मेमोरी अलोकेट करना है और उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सो ए विल बी एम्प्टी, जीरो भी वहां पे नहीं होगा। इसका मतलब ये है इट इज लाइक एरे कि आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि 35 वर्ड्स का मेमोरी ए के नाम से क्या हो गया, अलोकेट हो गया। जैसे हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 34, सो 35 लोकेशन क्या हो जाएंगे 0 to 34, मतलब 35 लोकेशन अलोकेट हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे डीएस का लॉन्ग फॉर्म है डिक्लेयर स्टोरेज। ए के लिए क्या करना है आपको, स्टोरेज डिक्लेयर कर देना है और डीसी के सामने जो भी वैल्यू हो वो हमेशा कितना अलोकेट करेगा, 1 वर्ड ऑफ मेमोरी ओनली, और जो वैल्यू हम उसके सामने लिखेंगे वो वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग असेंबलर डायरेक्टिव्स की तरफ। 3 टाइप के स्टेटमेंट है, मैं रिकॉल करवा दूं। ये सभी कीवर्ड्स हम जहां पे यूज करेंगे वो रहेंगे इंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये कीवर्ड जहां पे यूज करेंगे वो बन जाएंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और ये 5 जहां यूज करेंगे वो बन जाएंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स को यहाँ पे एक जनरलाइज वे से मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली उनका पर्पस क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 असेंबलर डायरेक्टिव्स है। पहला है स्टार्ट। स्टार्ट बताता है कि आपका असेंबली प्रोग्राम एग्जैक्टली मेन मेमोरी में मतलब रैम में कहां पे जाके लोड होने वाला है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में लोड होना जरूरी होता है और ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है लोडर। असेंबलर का काम है सिर्फ प्रोग्राम की असेंबली करके देना। जैसे कि आप लोग कंपाइलर को बोलते हैं कि वो क्या करके देता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देता है, वैसे ही असेंबलर का काम है कि उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके देना है। लेकिन वो कोड बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद लोडर उसको मेन मेमोरी में क्या करेगा, लोड करेगा। सो स्टार्ट बताता है कि मेन मेमोरी में एग्जैक्टली वो कहां पे जाके लोड होने वाला है। वैसे ही एंड बताता है कि मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम एग्जैक्टली कहां पे एंड होने वाला है। लेकिन वहां पे आप लोग जंप लोकेशन दे भी सकते हो एंड के आगे, या सिंपली एंड भी लिख सकते हो। जब हम लोग एक्चुअल न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी और भी क्लियर हो जाएगा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, बहुत बार देखिए क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट 200, सो अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 से ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होना शुरू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस प्रोग्राम का साइज है 200 से लेके 223 तक, लेकिन 215 पे ऐसा हुआ कि जब वो प्रोग्राम 215 तक पहुंचा तो पता चला कि 215 से आगे स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में ओरिजिन काम आता है। ओरिजिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का सीक्वेंस सीधा दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आई मीन वी कैन रीलोकेट दैट प्रोग्राम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, उसका ओरिजिन बदल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ओरिजिन के बाद आएगा उसका कंप्लीट ओरिजिन हम लोग दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिन 230, सो 215 ऑनवर्ड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा हुआ कोड है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा 230 से एंड उसके रिस्पेक्ट में ये 223 भी चेंज हो जाएगा। सो प्रैक्टिकल्स के समय या जनरल न्यूमेरिकल्स के समय ये टर्मिनोलॉजी और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज EQU। EQ का मतलब यहाँ पे होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या कि सपोज अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया A EQ B, सो इसका मतलब ये होगा कि B ऑलरेडी जहां कहीं पे अलोकेटेड है उसी को A पॉइंट करेगा। सो इन शॉर्ट A इज इक्वल टू B बन जाएगा। सो जैसे कि हम लोग पॉइंटर में करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे EQ का काम होगा।
तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल के समय ये टर्मिनोलॉजी और क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है LTORG। लॉन्ग फॉर्म अगर मैं बोलूं इसका, तो इसका लॉन्ग फॉर्म है लिटरल ओरिजिन। ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक्स में आसानी से ये टर्मिनोलॉजी मिलने नहीं वाली है, सो आप लोग ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान दीजिए। LTORG का मतलब लिटरल ओरिजिन। सो असेंबली प्रोग्राम में हम लोग लिटरल का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। एग्जैक्टली लिटरल का कंसेप्ट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जहां कहीं पे लिटरल हम डिक्लेयर करेंगे, उन लिटरल्स को एड्रेस अलोकेट करने का काम करेगा LTORG। सो बढ़ते हैं आगे एक्चुअल न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम वहां से क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके सामने एक कोड दिया हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे 3 टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वन विल बी सिंबल टेबल, अनदर विल बी लिटरल टेबल एंड देन फुल टेबल। ये हमारा प्राइमा फेसी आज के सेशन का टारगेट रहेगा। सो सबसे पहले आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट आपको कहाँ मिल रहा है? असेंबलर डायरेक्टिव के टेबल में। So here simply I'll write AD। इससे मुझे पता चल गया कि इसका टाइप क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट स्टार्ट 200 बन जाता है असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं है रीड स्टेटमेंट। अब रीड कहां पे है तो आप देख सकते हैं ये है इंपेरेटिव स्टेटमेंट का पार्ट। सो सिंपली आई विल राइट IS। अगेन रीड इंपेरेटिव स्टेटमेंट। मूव आर को देखते हैं, मूव आर कहां पे है? अगेन ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट के टेबल में है। सो आई विल राइट IS। सो लाइक दैट आपको ये कंप्लीट करना है IS 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 IS। तो आप देख सकते हैं जहां जहां ये सभी जो भी कीवर्ड्स है या जो भी मिमोनिक्स है, ये सब मिमोनिक्स आपको कहां पे मिल रहे हैं? मिमोनिक ऑपकोड यानी इंपेरेटिव स्टेटमेंट के टेबल में मिल रहे हैं। सो सिंपली ये सभी स्टेटमेंट का टाइप बन जाता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट। सो ये भी बन गया यहाँ पे इंपेरेटिव स्टेटमेंट। ये बन गया डिक्लेरेशन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे DL, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं DS DS दिया हुआ है और DC DS कहाँ पे? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में है। अगेन एंड आ गया, तो एंड क्या है? असेंबलर डायरेक्टिव। सो अगेन आई विल राइट AD। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको उन स्टेटमेंट का टाइप आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मेजर मिस्टेक क्या होती है? एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वहां पे बहुत बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में या जो भी आपके सामने कोड है यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? जनरली एडिटिंग मिस्टेक ये होना कॉमन बात है, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट हमको क्लियर है कि असेंबली प्रोग्राम कैसे डिवाइडेड होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे। अगर आप इस कोड को ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया में ABC एक्चुअल होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो DS है वो एग्जैक्टली इनके बराबर नीचे होना चाहिए, और ये जो 111 है ये होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा वहां पे क्या हो सकता है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो जनरली असेंबली प्रोग्राम जो है वो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। पहला कॉलम होता है लेबल का, दूसरा कॉलम होता है जो मिमोनिक ऑपकोड्स का, नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑपरेंड 1 और फिर होता है ऑपरेंड 2। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ABC यहाँ पे नहीं है, वो होने चाहिए यहाँ पे ABC। सो ये जो पहला कॉलम है इस केस में बन जाएगा ये लेबल का कॉलम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया लेबल। सो ABC इस तरफ नहीं है, ABC कहाँ पे? आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग ये ABC और ये 111 यहाँ से हटा दे तो आप देख सकते हैं कि ये बाकी जो भी यहाँ पे वैल्यू रहते हैं ये सब आ जानी चाहिए हमारे सेकंड कॉलम में, वो बनता है ऑपकोड। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग वैल्यूज है, AREG, BREG, CREG, DREG। तो ये फोर्थ टेबल आपको नोट कर लेना चाहिए। AREG एक होता है, देन BREG एक रहेगा आपको हाइपोथेटिकल मशीन में कंसिडरेशन के लिए, CREG एंड DREG। So basically these 4 registers are used to calculate any kind of assembly program right now जो अभी आपके सिलेबस में है। It's a hypothetical machine और इनके ऑपकोड्स दिए 1 2 3 4।
ऑप कोड्स मतलब ही यहाँ पे मैं न्यूमेरिक कोड की बात कर रहा हूँ। तो दीज आर दी रजिस्टर्स के नेम और ये हो जाएंगे उनके रिलेटेड न्यूमेरिक नंबर्स या न्यूमेरिक ऑप कोड। सो ये आपको एक एडिशनल टेबल लिख लेना है रजिस्टर के लिए। लेट मी क्लियर, आप इनमें से कोई भी रजिस्टर यूज करो, यहाँ पे किसी भी रजिस्टर का स्पेशल फंक्शन नहीं है कि AREG का कोई स्पेशल फंक्शनिंग है, बी का अलग है, नहीं, सबका यहाँ पे फंक्शनिंग इक्वल है, आप चाहे वो रजिस्टर दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि 3 टेबल मैंने पहले ही बताया, 4th टेबल मैंने आपको फिलहाल ये कहा, इसके अलावा 5th टेबल हम लोग आगे आने वाले सेशंस में लेंगे, जिसको कि कहेंगे हम लोग कंडीशन कोड वाला टेबल। जैसे कि लेस देन, जैसे कि लेस देन और इक्वल टू रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, एनी रहेगा, ऐसे कुछ कंडीशंस कोड आने वाले हैं। तो ये सभी कंडीशंस कोड के लिए जो 5th टेबल है हम लोग आगे आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो ये 5 टेबल्स पे बेसिक जनरली न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। तो पहला कॉलम मैंने क्लियर कर दिया कि पहला कॉलम जो है किसके लिए है, फिर लेबल के लिए है, दूसरा कॉलम ऑपकोड के लिए है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। तो जनरली ऑपरेंड 1 में कौन आते हैं, सभी रजिस्टर्स आते हैं, और ये जो वैल्यूज है ये जनरली आते हैं ऑपरेंड 2 में। तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा इधर उधर अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है। मेजर कंफ्यूजन जो होता है वो ये जो एबीसी थे उन एबीसी में, कि लेबल आपको बिल्कुल आइसोलेट करने, वो फर्स्ट कॉलम में ही दिखने चाहिए, और ये जो 111 है वो आपको इधर ही दिखने चाहिए फर्स्ट या सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेजर जो दिक्कत आती है हमको लेबल आइसोलेट करने में आती है, तो लेबल को आपको प्रॉपरली आइसोलेट करना चाहिए। दूसरी बात, जो DCDS के सामने रहेंगे उनको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का पार्ट। तो उनके सामने जो भी कोई होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक से ध्यान देना। DCDS के सामने जो भी कुछ होंगे वो वेरिएबल्स ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि AB ये सभी यहाँ पे है वेरिएबल्स, और यहाँ पे अलग क्या है, तो ये इक्वल टू और सिंगल कोट्स में आप 4 देख सकते हो, इसको बोलते हैं लिटरल, बिकॉज हम यहाँ पे लिटरली उस 4 का वैल्यू यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू A+4, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सपोज A का वैल्यू मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है कि A में क्या है 5, तो 5 असाइन हो गया है A को, लेकिन यहाँ पे जो ये 4 है ये मैं लिटरली यूज कर रहा हूँ विदाउट असाइनिंग एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल को मैंने उसको असाइन नहीं किया, मैं यहाँ पे लिटरली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रीड ए किया, मतलब यूजर से जैसे हम स्कैन अप करते हैं वैसे यहाँ पे रीड ए, यूजर से ए में कोई तो वैल्यू हमने एज ए इनपुट लिया, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली यूज कर रहे हैं। So how to identify the literal in assembly code? So equal to और सिंगल कोट्स में कोई भी नंबर आपको दिखाई दे तो ये बन जाएगा लिटरल। मैंने असेंबलर डायरेक्टिव जब आपको पढ़ाया तो लास्ट असेंबलर डायरेक्टिव था लिटरल ओरिजिन, LTORG। तो ये जो LTORG है, ये LTORG एड्रेस अलोकेट करता है किसको, लिटरल्स को। जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने लिखा है सम इक्वल टू A+4। सो A में तो 5 असाइन हो गया, तो A ने कहीं ना कहीं, जैसे इंटीजर A हमने लिखा होगा तो A के लिए कहीं ना कहीं मेमोरी अलोकेट हुई होगी, वैसे ही यहाँ पे 4 के लिए कंपाइलर बाय डिफॉल्ट टेम्पररी वेरिएबल में क्या करता है, उस 4 को असाइनमेंट करता ही करता है, भले हम ना करें, लेकिन कंपाइलर हैज टू अलोकेट सम मेमोरी स्पेस फॉर दैट 4 फॉर कैलकुलेशन पर्पस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 4 हमने यहाँ पे लिटरली यूज किया है, इस 4 के लिए भी LTORG जो मैंने अभी अभी आपको कहा, ये क्या करता है, एड्रेस अलोकेट करने का काम करता है। ये असेंबलर डायरेक्टिव है, स्पेशल फंक्शनैलिटी असेंबलर डायरेक्टिव्स परफॉर्म करते हैं। अगर मान लो आपने लिटरल का यूज किया और आपके प्रोग्राम में कहीं पे LTORG नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में कि सेकंड कॉलम में कहीं पे LTORG नहीं है, मतलब इस 4 को फिर कौन एड्रेस अलोकेट करके देगा। तो जब भी LTORG आपके प्रोग्राम में नहीं होगा, उस केस में बाय डिफॉल्ट एंड के नीचे LTORG अलोकेट हो जाएगा। तो ऐसे जो स्मॉल स्मॉल रूल्स है ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलने वाले, तो ये प्रॉपरली आपको नोट करना है, दिमाग में रखना है कि LTORG क्या करता है,
लिटरल्स को एड्रेस एलोकेट करने का काम करता है। हमारे प्रोग्राम में लिटरल का यूज किया, लेकिन अगर मान लो वहां पे LTORG है ही नहीं, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट एंड के बाद उन लिटरल्स को मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी। तो एग्जैक्टली कैसे होगा, क्या होगा, सिंबल टेबल क्या होगा, लिटरल टेबल क्या होगा, फुल टेबल क्या होगा, वो अब हम लोग एक्चुअल देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर दैट लोकेशन काउंटर। अभी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया IS, DL और AD के फॉर्म में। अब हम लोग एक्चुअल में मेमोरी में ये प्रोग्राम लोड होते समय कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे जाके एंड होगा, वो टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। बढ़ते आगे। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने ये जो कोड था ये बिल्कुल 4 कॉलम में डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा लेबल के लिए, ये हो जाएगा ऑप कोड के लिए, ये हो जाएगा रजिस्टर्स या कंडीशन कोड्स के लिए, और ये हो जाएगा आपके ऑपरेंड 2 के लिए। सो ये ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ये हो गया मेमोनिक ऑप कोड के लिए, और ये हो गया लेबल के लिए। तो ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल्स के वक्त आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या आता है। तो 4 कॉलम्स में जनरली असेंबली प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। तो अब हमारा टारगेट है टू अप्लाई द लोकेशन काउंटर। मैं अब यहाँ पे असेंबली स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है स्टार्ट असेंबलर डायरेक्टिव है, तो आप उसके सामने लिख देंगे AD, देन IS, 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 IS। अगेन यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन DL, और ये बन जाएगा AD। तो आप लोग यहाँ पे इसको अब लिख सकते हैं। अब हमारा मेजर टारगेट है टू अप्लाई लोकेशन काउंटर। अब ये स्टेटमेंट होता क्या है कि ये स्टेटमेंट मेन मेमोरी में लोड होने वाली रहती है। जब भी हम लोग सी प्रोग्राम, जावा या इस टाइप के हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, वी नेवर बॉदर अबाउट द अलोकेशन कि कहाँ पे ये प्रोग्राम जाके या इसके वेरिएबल जाके अलोकेट होने वाले हैं। बट इन केस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामर हैज टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम लोडर ने मेन मेमोरी में कहां पे जाके लोड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फॉर दैट वी यूज स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट स्पेसिफाई कि ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में कहां पे जाके अलोकेट होने वाला है। जैसे कि अगर मान लो ये मेन मेमोरी स्पेस है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये हो गए उसके एक एक अलोकेशन के लिए, एक एक वर्ड का मेमोरी के लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे ये 0 है, 1 2 डैश 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 200 201 लाइक दिस, ये मेमोरी स्पेस है। सो यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव ये बोलता है कि ये जो प्रोग्राम है ये 200 पे जाके लोड होना चाहिए। तो कुछ रूल्स अब आप ध्यान दे दो। असेंबलर डायरेक्टिव के लिए कभी भी खुद के लिए कोई स्पेस नहीं लगता, लेकिन वो जो हमें डायरेक्ट करता है हो सकता है उसके लिए कोई स्पेस लगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि असेंबलर डायरेक्टिव खुद के लिए कभी भी स्पेस अलोकेट नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्ट करने का काम करता है। इट्स असेंबलर डायरेक्टिव मतलब वो सिर्फ डायरेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट 200 के लिए खुद के लिए कोई मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं रीड ए, ये रीड ए मेमोरी में कहां पे जाके अलोकेट होने वाला है, 200 ये स्पेस पे वो जाके अलोकेट होने वाला है। उसके आगे का स्टेटमेंट है रीड बी। तो 200 के बाद क्या आता है, 201। तो ये रीड बी जो है वो यहाँ पे आके अलोकेट हो जाएगा। लेट मी क्लियर नाउ, असेंबलर डायरेक्टिव खुद के लिए मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन रीड ए, रीड बी, आप देख सकते हैं मूव आर, ऐड, ये जो भी इंपेरेटिव स्टेटमेंट है इनके लिए 1 वर्ड ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए 1 वर्ड ऑफ मेमोरी की जरूरत होती है। ये स्टेटमेंट 1 वर्ड ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी को आप रैम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 201 पे, वैसे ही ये सभी स्टेटमेंट जो है वो इसी हिसाब से आगे लोड होने वाली है। तो अब मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 200 पे जाके लोड होगा, रीड बी 201 पे, क्योंकि ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, 1 वर्ड का उनको मेमोरी का जरूरत होता है। 201 के बाद 202, देन नेक्स्ट इज 203, नेक्स्ट इज 204। जहां जहां आपने IS लिखा है वहां वहां आपको एक एक से ये इंक्रीमेंट करते जाना है। ये लोकेशन काउंटर में सब कुछ हो रहा है। 207, देन स्टॉप जो है वो भी आप देखो इंपेरेटिव स्टेटमेंट में है।
स्टार्ट एंड एंड असिमिलर डायरेक्टिव्स है, लेकिन स्टॉप जो है वो इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा इंपेरेटिव स्टेटमेंट में। सो अब आ गया डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो डीसीडीएस की कंसेप्ट को मैं एक और बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा ADC1, इसका मतलब ये होता है कि ए के नाम से हमें क्या करना चाहिए, 1 वर्ड का मेमोरी अलोकेट करना चाहिए और उसमें वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे और लिखा ADC2, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, ए के नाम से 1 वर्ड का मेमोरी अलोकेट करना है, उसमें वैल्यू होगी 2। डिक्लेयर कांस्टेंट, जो भी उसके सामने होता है दैट इज ट्रीटेड एज अ वैल्यू, एंड ऑलवेज डीसी एक वर्ड का ही मेमोरी क्या करता है, अलोकेट करता है। लेकिन वही अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ADS1, तो इसका मतलब है ए के नाम से 1 वर्ड का आपको क्या करना है, मेमोरी अलोकेट करना है। ये 1 का मतलब 1 वर्ड, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है, नॉट इवन 0। तो आप ये कंसिडरेशन करें, इट्स एम्प्टी ओनली। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, कोई भी वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की है। और वेन एवर आई राइट ADS2 डिक्लेयर स्टोरेज, इसका मतलब ये होगा ए के नाम से आप क्या करो, 2 वर्ड्स का मेमोरी अलोकेट करो। सपोज करो ये 1 वर्ड है और ये सेकंड वर्ड है। यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हो कि मान लो जैसे ये 208 है, तो ये 209, 210, इसको हम कहेंगे 2 वर्ड्स ऑफ मेमोरी। और यहाँ पे 209 यानी सिर्फ एक ही लोकेशन, 1 वर्ड ऑफ मेमोरी। तो डीसी में कोई भी वैल्यू आगे हो, ये एज अ वैल्यू कंसीडर होगी। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ वर्ड्स कितने अलोकेट करना है, उसके हिसाब से हम लोग डीएस के आगे की जो वैल्यू है, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और लोकेशन काउंटर को इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे है ADS1। आप देख सकते हैं इसका मतलब 1 वर्ड का मेमोरी हमको अलोकेट करना है ए के नाम से। सो आई विल राइट 209। नेक्स्ट है यहाँ पे BDS1। तो अगेन यहाँ पे 1 वर्ड का मेमोरी, ये 1 क्योंकि यहाँ पे DS है, मतलब 1 वर्ड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलोकेट हो जाएगा 1 की वजह से। सो यहाँ पे 211 हमने यहाँ कर दिया। देन एंड की तरफ जब हम आए, तो जैसे कि आपको याद है असिमिलर डायरेक्टिव है, असिमिलर डायरेक्टिव खुद के लिए कभी भी मेमोरी स्पेस यूटिलाइज नहीं करता। सो यहाँ पे एंड के सामने हम कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट के सामने कुछ नहीं लिखा था, उसी हिसाब से हम लोग एंड के सामने भी कुछ नहीं लिखने वाले। अब लोकेशन काउंटर की यहाँ तक एंड तक पहुंचने के बाद लास्ट में बस आपको वेरीफाई कर लेना है कि इस प्रोग्राम में कहीं पे लिटरल है क्या। तो जब हम लोग इसको सर्च करने लगे तो हमको यहाँ पे लिटरल मिला। हाँ लिटरल मिला, देखिए आप देख सकते हैं इक्वल टू 4। सो ये यहाँ पे लिटरल है। सो लिटरल को मेमोरी स्पेस अलोकेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है LTORG का। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, इस कॉलम में कहीं पे भी LTORG नहीं आया है। इसका मतलब LTORG इस पर्टिकुलर लिटरल को मेमोरी स्पेस अलोकेट नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये कहां पे अलोकेट होना है, एंड के नीचे। सो एंड तक आप देख सकते हैं 211 मेमोरी स्पेस था। एंड ने कहा मुझे खुद के लिए कोई मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रोग्राम में कहीं पे LTORG ने किसी भी लिटरल को अगर एड्रेस अलोकेट नहीं किया हो, तो आप एंड के नीचे क्या कर सकते हैं, एड्रेस अलोकेट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं टोटल कितने लिटरल्स है। सो यहाँ पे एक ही लिटरल है विच इज 4। सो मैं यहाँ पे 212 असाइन कर दूंगा इक्वल टू 4 को। आप देख सकते हैं इक्वल टू 4 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं था, LTORG नहीं था। कहीं पे भी कोई भी लिटरल अलोकेट होने के बाद से उसके डिक्लेरेशन तक उस एरिया को कहा जाता है वन पुल। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि इक्वल टू 4 कहां पे आया, 202 पे। 202 के बाद उसको हमने अलोकेट डायरेक्टली कहां पे किया है, 212 पे। सो उस इक्वल टू 4 के यूज से लेके उसके एक्चुअल एड्रेस अलोकेशन तक जो भी रेंज है, वो रेंज बन जाता है पुल नंबर 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही पुल है और कहीं पे आगे लिटरल्स नहीं है, तो हम लोग सेकंड पुल थर्ड पुल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सो फंडामेंटल लेवल पे पुल का कंसेप्ट क्या है और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा।
तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, इसके सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड फुल टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो बढ़ते हैं। So now you can observe here, हम लोगों को सिंबल टेबल में क्या करना है, एंट्रीज करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंबल टेबल। इस सिंबल टेबल में 5 कॉलम आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला कॉलम है सिंबल, सेकंड वन इज फॉर एड्रेस, देन डिफाइन, यूज, वैल्यू एंड लेंथ। सो हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को इस तरीके से क्या करना है, ट्रैवर्स करना है स्टार्ट से लेके एंड तक, और चेक करना है पहला सिंबल आपको कहां पे मिल रहा है। सिंबल टेबल में जो भी इंसर्ट होते हैं सिंबल्स, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ABC। तो ABC फिलहाल हमारे लिए सिंबल है। लेबल ये पहला कॉलम होता है। इस कॉलम में हमेशा वैल्यूज DC और DS के सामने ही होगी, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम लोग गो टू और लेबल, जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते थे, कि जैसे हम लिखते थे गो टू XYZ, तो क्या होता था, XYZ पे वो जाके क्या करता था, जंप करता था। वैसे ही यहाँ पे बहुत बार जंपिंग स्टेटमेंट के लिए भी लेबल्स यूज करते हैं। सो जो DC DS के सामने होते हैं उनको आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्या होने वाली है, वैल्यूज असाइन होने वाली है। लेकिन ये जो स्पेशल सिंबल है, इनको सीक्वेंसिंग सिंबल कहा जाता है। ये जंप के पर्पस के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये सभी सिंबल्स जो पहले कॉलम में आएंगे वो सिंबल टेबल में एंट्री इनकी होगी। तो सिंबल टेबल में अब एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके एंड तक स्कैन करना है और ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 पे फोकस करना है। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रैवर्स करते हैं। देखिए पहला सिंबल मिला मुझे A। सो A को मैंने यहाँ पे एंट्री दे दिया। इसका एड्रेस उसी के सामने है विच इज 200। अब यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक है। सो A के सामने का तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। अब आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई भी सिंबल वेरिएबल हो, सीक्वेंसिंग सिंबल नहीं, मतलब जो सिंबल आपको मिला वो अगर DCDS ने क्या किया होगा, डिक्लेयर किया होगा, तो उसके सामने जो आपको लोकेशन मिलेगा वो A का लोकेशन होगा। तो A का लोकेशन 200 नहीं है, 200 पे हमने ये पूरा स्टेटमेंट क्या किया था, लोड किया था। लेकिन A कहां पे डिफाइन किया हुआ है, A 209 पे डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि 209 लिखना है। सो आई राइट 209। तो आप ये बात बिल्कुल समझ जाइए कि सिंबल यहां मिला, इसका मतलब उसके सामने का आपको वैल्यू नहीं लिखना है। अगर वो सिंबल क्या है, तो अगर वो सिंबल DCDS से डिक्लेयर किया है मतलब वो वेरिएबल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा XYZ ये सीक्वेंसिंग सिंबल है, ये तो हमने यहाँ पे DCDS से डिक्लेयर नहीं किया है। उस केस में उस XYZ के लिए आप 202 यानी उसके सामने का लोकेशन लिख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे हमने A के लिए, आपने देखा कि A के लिए मैंने 209 यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट एंट्रीज हम फिल कर लेते हैं। क्या ये A डिफाइन है? यस, A हमने डिफाइन किया था, ADS1। क्या इसको हमने यूज किया? देखिए डिफाइन भी किया है और यूज भी किया है। यस, हमने उसको यूज भी किया है। वैल्यू और लेंथ उसके सामने यानी DCDS के सामने जो भी कोई वैल्यू हम लिखेंगे, या तो वो स्टोरेज पर्पस के लिए हो या तो वैल्यू पर्पस के लिए हो, तो हम लोग उसको यहाँ लिख देंगे। सो मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब हम लोग दोबारा इसी प्रोग्राम को स्कैन करेंगे टॉप टू बॉटम। सो ऑपरेंड साइड में हम इसको स्कैन कर रहे हैं। अब हमको मिल गया B। सो ये B मैंने यहाँ लिख लिया। अब B के लिए मैं 201 नहीं, मैं क्या कंसिडर करूंगा, 210, बिकॉज B कहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, 210 पे एज अ वेरिएबल। सो हियर आई विल राइट 210। डिफाइन किया है क्या? यस, देखिए डिफाइन किया है। यूज किया है क्या? हाँ देखिए यूज किया है। अगर यूज किया और डिफाइन नहीं किया तो क्या लिखना है, एरर। देन यहाँ पे उसका वैल्यू लेंथ आप देख सकते हैं विच इज 1। तो मैंने ये एंट्री भी यहाँ पे कर दी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा स्कैन करते हैं। AREG4 AREGB, B इज ऑलरेडी डिफाइंड, हमने उसको एंट्री सिंबल टेबल में एंटर कर दिया है। नेक्स्ट A ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। नेक्स्ट A ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। नेक्स्ट C मिला। अब C नया है, तो अब हम लोग उसका एंट्री करेंगे। C का कहां पे डिफाइंड है, 211 पे। क्या उसको डिफाइन किया? हाँ, अभी अभी हमने देखा उसको डिफाइन किया। यूज किया? हाँ, हमने उसका यूज भी किया है।
तो हमने उसका यूज भी किया। व्हाट इज द वैल्यू और लेंथ, उसका वैल्यू लेंथ है 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल टेबल में एंट्री कर सकते हैं। हम लोग दोबारा इसको स्कैन करते हैं आगे कि कहीं पे कुछ है तो नहीं। तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट हमने एंड क्रॉस कर दिया, हमें कोई भी सिंबल नहीं मिला। अब आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि एंट्रीज कैसे करनी है। जैसे जैसे आपको वो सिंबल स्टार्ट से लेके एंड तक मिलते जाएंगे, उस बेसिस पे आप क्या करते जाएंगे, सिंबल टेबल में उसका एंट्रीज करते जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटरल टेबल। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व लिटरल टेबल में 3 कॉलम्स हमको कंसीडर करना है। पहला रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा लिटरल और नेक्स्ट रहेगा लोकेशन। सो अगेन हम इस प्रोग्राम को स्कैन करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। पहला लिटरल आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए हमने इसको स्कैन करना शुरू किया और पहला लिटरल मिला हमको इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने लिख देना है नंबर 1 और यहाँ पे एंट्री कर दी इक्वल टू 4। अब इस इक्वल टू 4 को LTORG ने तो कहीं पे हैंडल नहीं किया है, लिटरल ओरिजिन कहाँ पे किया है हमने, उसको एंड के बाद। और क्या लोकेशन है उसका, 212। सो विल राइट 212। अगेन विल स्कैन 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 और हमने देखा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, कोई और लिटरल हमको नहीं मिला। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू कंस्ट्रक्ट फुल टेबल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फुल टेबल। यहाँ पे हमने 2 कॉलम कंसीडर किए, एक लिया है सीरियल नंबर और दूसरा लिया है लिटरल पॉइंटर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था इक्वल टू 4 को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके यूज से लेके उसके डिक्लेरेशन तक का एरिया बन जाता है पूल नंबर 1। तो यहाँ पे इन शॉर्ट एक ही पुल है और वो पुल जो है वो कहाँ पे है, सीरियल नंबर 1। लिटरल टेबल में आप देखो वो कहाँ पे है, रो नंबर फर्स्ट यानी 1। सो हियर आई राइट #1। इस #1 का मतलब ये है कि ये जो पुल टेबल का एंट्री है ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट रो को, और ऑब्वियस हमने एक ही एंट्री की तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। फुल टेबल का कंसेप्ट और भी आगे आने वाले एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला एग्जांपल। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फुल टेबल इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इनके टाइप्स जो है यानी स्टेटमेंट का जो टाइप है वो लिख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सिमिलर डायरेक्टिव है, देन दिस इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, दिस इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, LTORG आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं तो क्या बन गया, ये असिमिलर डायरेक्टिव मैंने लिख दिया AD। देन अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, LTORG आ गया, असिमिलर डायरेक्टिव मैंने लिख दिया AD। देन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, प्रिंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट आप टेबल में देख सकते हैं, इंपेरेटिव स्टेटमेंट DSDC क्या होता है, DL डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, DL देन एंड आ गया, अगेन ये बन गया असेंबलर डायरेक्टिव। तो इस तरीके से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट के टाइप्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे कुछ जो कंसेप्ट है या आप जब इसका एक्चुअल लोकेशन काउंटर के थ्रू उसको सॉल्व करते हो, लोकेशन काउंटर से इसके लोकेशन जनरेट करते हो, आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट 500 क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव। असेंबलर डायरेक्टिव क्या बोलता है, भाई मेरे लिए मुझे मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन जैसे कि ये स्टार्ट असेंबलर डायरेक्टिव है तो ये बोलता है भाई 500 पे जाके ये प्रोग्राम ऑनवर्ड्स क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टार्ट होता है 500 से। आप ठीक से ध्यान देंगे, स्टार्ट 500, बहुत से स्टूडेंट यहां से ही 500 लिखना शुरू कर देते। भाई आपको ध्यान देना है असेंबलर डायरेक्टिव में कोई मेमोरी स्पेस अलोकेट नहीं होता खुद के लिए, वो बस डायरेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हमको नेक्स्ट लोकेशन से 500 लिखना शुरू करना है। 500 मैंने लिख लिया। 501 क्यों लिख रहा हूं मैं 501, क्योंकि ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट यूजेस 1 वर्ड ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट इज 502। लेकिन अब देखो क्या आ गया, LTORG। अभी LTORG क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव। वो बोलता है भाई मेरे लिए मेमोरी नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिटरल्स को मेमोरी एलोकेट करूंगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको जैसे ही पहला LTORG आपको मिलता है, आपको इस ऑर्डर में रिवर्स जाना है और देखना है कहीं पे LTORG को कोई लिटरल्स को मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा क्या। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ गए तो हमको मिला इक्वल टू 3।
अब इस इक्वल टू 3 को मेमोरी स्पेस अलोकेट करने का काम LTORG करेगा। LTORG बोलता है भाई मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बट इक्वल टू 3 के लिए मैं नेक्स्ट लोकेशन जो है वो अलोकेट करूंगा, और लिटरल्स हमेशा वन वर्ड का ही मेमोरी अलोकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे 503 अलोकेट हुआ किसके लिए, इक्वल टू 3 के लिए। और जैसे कि अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस वेरिएबल के यूज से लेके उसके डिक्लेरेशन तक बन गया नंबर 1 पुल। अब हम लोग LTORG के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ऐड, सो 503, सो 504, 505, ये मैं कंटिन्यू यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज 506, नेक्स्ट इज 507, और इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग वन वर्ड का मेमोरी अलोकेट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से कौन आ गया, LTORG। LTORG क्या है आप देख सकते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव। वो बोलता है भाई मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। कब तक, जब तक आपको उसके पहले वाला LTORG मिल ना जाए, क्योंकि उस LTORG ने यानी इस LTORG ने उसके ऊपर के लिटरल्स को ऑलरेडी स्पेस अलोकेट कर दिया है। सो अब हम लोग इस एरिया में यानी यहां तक अगर इसको स्कैन करेंगे, इस एरिया में आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे हमको दो लिटरल्स मिले, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5। अब ये LTORG इनको नेक्स्ट लोकेशन अलोकेट कर देगा। सो आप देख सकते हैं 507, 508 हमने अलोकेट कर दिया इक्वल टू 2 को, एंड 509 हमने अलोकेट कर दिया इक्वल टू 5। सो LTORG ने खुद के लिए स्पेस अलोकेट नहीं किया, लेकिन जो लिटरल्स उसके स्कोप में आते हैं, उसके पुल में आते हैं, उनको उसने मेमोरी अलोकेट करके दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पुल तैयार हो गए, एक पुल है ये और दूसरा पुल है ये। तो पुल किस पे डिपेंड करता है, LTORG पे डिपेंड करता है। सो इस LTORG का पहला पुल और इस LTORG का सेकंड पुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऐड। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, ऐड, इट्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट। सो 509 तक था, 510, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट 511, अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट 512। अब यहाँ पे देखो क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और क्या है, DS। ये है ADS2। इसका मतलब क्या होता है, ए के नाम से 2 वर्ड्स का मेमोरी अलोकेट करो। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, 512 मतलब 513 और 514। सो अब मैंने यहाँ पे लिख लेना है 513 और 514। अब नेक्स्ट है DC। DC के सामने कोई भी वैल्यू हो, हमेशा वन वर्ड का ही मेमोरी अलोकेट होता है। जैसे हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखे BDC10, तो ये क्या करेगा, B के नाम से यहाँ पे वन वर्ड का मेमोरी अलोकेट करेगा और 10 ये वैल्यू B को असाइन करेगा। तो वन वर्ड ही हमको लगता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट 515, क्योंकि 514 पे हमने ये एंड किया था। अब एंड आ गया, एंड क्या है, असिमिलर डायरेक्टिव। वो बोलते हैं भाई मुझे मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन आप लेटेस्ट LTORG से लेके एंड के बीच में अगर कोई लिटरल आया होगा तो वो मेरे नीचे आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एंड से लेके, इस एंड से लेके लेटेस्ट LTORG तक कोई लिटरल आया है क्या, यस देयर इज अ लिटरल, क्या है वो, 6। तो इस 6 को हमने स्पेस दे दिया 516, जो कि 515 के बाद है, और यहाँ पे लिख दिया 6। तो यहाँ पे ये यहाँ पे थर्ड पुल क्रिएट हो गया। तो पहला पुल पहले LTORG ने बनाया, दूसरा पुल दूसरे LTORG ने बनाया, तीसरा पुल इस एंड ने बनाया। तो 3 पुल यहाँ पे बनने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पुल टेबल की तरफ बढ़ते हैं। So now you can observe these 3 tables, symbol table, literal table and pool table. This is also called as data structure. इसको post defined data structure भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज को एनालाइज करके, ये कोड को एनालाइज करके, ये सब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर में इसका एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल टेबल की एंट्री देख लेते हैं। सिंबल टेबल में अब हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा था, इसको स्कैन करना है हमको स्टार्ट से लेके एंड तक। पहला ही सिंबल हमको देखिए, जब हम इसको स्कैन करने गए, पहला सिंबल मिला हमको A। सो इस A को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इस A को कहाँ पे देखिए, कहाँ पे हमने एड्रेस दिया है इसका,
इसका एड्रेस हमने दिया है यहाँ पे 513 514, आप देख सकते हैं ADS2। सो अब हम क्या करेंगे, ये 513 यानी पहला वैल्यू, पहला लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 513। डिफाइन किया है क्या, हाँ हमने वही से वैल्यू ली। यूज किया है क्या, हाँ हमने यहाँ पे उसका यूज किया है, तो हमने यस कह दिया। अब उसका लेंथ कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं इट्स 2, तो मैंने यहाँ लिख देना है 2 एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब हम लोग दोबारा इस कोड को स्कैन करते हो, देखते हैं कहीं हमें नया कोई सिंबल मिल रहा है क्या। सो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, देन अगेन अगेन इसको जब स्कैन करे तो हमको यहाँ पे मिल गया बी। अब देख सकते हैं, अब इस बी को हम देखेंगे कि कहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया हुआ है, इसको 515 पे किया हुआ है। सो आप यहाँ ऑब्जर्व करो 515, सो यहाँ एंट्री कर दिया मैंने बी 515 डिफाइन किया है, हाँ डिफाइन भी किया है और यूज भी किया है। सो वाई व्हाट्स द लेंथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है वो 10, क्योंकि डीसी है, डीसी में वैल्यू बोलेंगे और डीएस के सामने लेंथ बोलेंगे। तो फिफ्थ कॉलम में हमने ये एंट्री कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसको स्कैन करते हैं कंटिन्यूअसली जब तक कि एंड ना आ जाए। तो इसको हमने स्कैन किया, लेकिन कहीं पे भी आप देख सकते हैं कोई नया सिंबल नहीं मिला। ए मिल रहा है, ए ऑलरेडी हमने यूज कर दिया। तो सिंबल टेबल में यहाँ पे ये दो एंट्रीज हो गई। अब हम लोग लिटरल्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहला लिटरल देखते हैं कहाँ मिलता है। पहला लिटरल मिला हमको इक्वल टू 3, नंबर 1 इक्वल टू 3 मैंने कर दिया। इसका लोकेशन, इसके लोकेशन के लिए हमको पहला LTORG ढूंढना है, LTORG ना हो तो एंड के बाद। तो पहला LTORG हमको मिला, उस LTORG ने इसको स्पेस अलोकेट किया है 503 पे, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया 503। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़े तो हमको और एक लिटरल मिला दैट इज इक्वल टू 2। सो ये इक्वल टू 2 हमने कर दिया और ये इक्वल टू 2 को 508 पे स्पेस दिया है। देन तीसरा एंट्री ये इक्वल टू 5 के लिए, इक्वल टू 5 उसको हमने 509 को लोकेशन दिया है। देन इक्वल टू 6, ये हो गया फोर्थ नंबर, इक्वल टू यहाँ पे कर दिया 6, इसको हमने 516 पे दिया है। तो ये हमने लिटरल टेबल की एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा पूल टेबल। तो पूल टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूल टेबल में अब आपको ध्यान देना है कितने पूल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। देखिए ये LTORG का पहला पुल, ये LTORG का दूसरा पुल और LTORG के नीचे का तीसरा पुल। पहले पुल में हमने एड्रेस यहाँ पे दिए, दूसरे पुल में हमने एड्रेस यहाँ पे दिए और तीसरे पुल में हमने एड्रेस यहाँ पे दिए। तो पहला जो पुल है वो शुरू हुआ है सीरियल नंबर 1 पे, तो आपको यहां लिख लेना है #1। दूसरा पुल यानी 508 पे स्टार्ट हुआ है, 508 यानी कहाँ है, नंबर 2 पे। अब देख सकते हैं ये 2 कहाँ पे, नंबर 2 पे, तो मैंने लिख देना है #2। अब हमें क्या करना है, तीसरा पुल यानी 516 यानी 6 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, सीरियल नंबर 4 पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिख देना है आपको नंबर 4। तो 3 एंट्री हो गई, इसलिए 1 2 3 दैट्स इट। तो दीज आर लाइक पॉइंटर्स, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पॉइंटर की तरह काम करते हैं। ये 1 पॉइंट करेगा इस 1 को, ये 2 पॉइंट करेगा इस 2 को और ये 3 पॉइंट करेगा इस 4 को। सो 3 पुल है, पहला पुल कहाँ स्टार्ट हुआ वो देखो, दूसरा पुल कहाँ स्टार्ट हुआ, तीसरा पुल कहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो एंट्री हम लोग पुल टेबल में करते हैं। इस तरीके से सिंबल टेबल, लिटरल टेबल में एंट्रीज होती है। लेट्स हैव होमवर्क। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करो एंड सेंड टू मी। थैंक यू।